नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 4 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फ्रांस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस्लामिक देशों के खिलाफ मुसलमानों की बढ़ सकती है मुसीबत और नाराजगी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीओके गिलगित बल्टिस्तान को लेकर भारत के तेवर और सख्त हुए। गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद पीओके में लगातार गलत हरकतें कर रहा है पाकिस्तान। विरोध उठना तेज हो चुका है। जी हाँ, गिलगित बल्टिस्तान में विरोध तेज होता चला जा रहा है। भारत की सह पर गिलगित बल्टिस्तान के लोग भी बन गए हैं क्रांतिकारी। इस बीच तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब चीन ने भी दिखाया पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर। जी हाँ, विवादित नक्शा दिखाया, विवादित तस्वीर दिखाया। अब इस्लामिक देशों की जुबान नहीं खुल रही है। ना तो आतंकिस्तान पाकिस्तान इमरान खान कुछ बोला और ना ही तुर्की और ईरान। बड़ी खबर जानेंगे कैसे मोहम्मद पैगंबर को आतंकी बता रहा है चीन। इसके बारे में आपको बताएंगे, तो सब कुछ खबर जानेंगे। चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को भीषण ठंड के लिए मिले यूएस से आए स्पेशल कपड़े। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बढ़त एलएसी पर सेना को बड़ी बढ़त हासिल हुई है। जहां एक तरफ चीन के पास ना तो कपड़े हैं और ना ही भारतीय सेनाओं से निपटने का तरीका। इस बीच ठंड में भारतीय सैनिकों को एक ठंड के कपड़े मिलने से अग्रिम मोर्चे पर तैनाती बढ़ेगी, तो ये भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर केंद्र ने खालिस्तानियों पर कसा शिकंजा, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। महबूबा मुफ्ती आखिर क्यों रोने लगी है फिर से, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और उनके नेतृत्व को आपको पूरा विश्वास है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैक्रो सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ फैसले के बाद बढ़ सकती है मुसलमानों की और नाराजगी। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2 अक्टूबर को दिए अपने भाषण में इस्लामिक अलगाववाद पर नकेल कसने का ऐलान कर दिया था। मैक्रों ने अपनी योजना के तहत मस्जिदों को फंडिंग और अन्य धार्मिक संगठनों की कड़ी निगरानी रखने के जैसे कदम उठाने की बात कही थी। मैक्रों की इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डारमैनिन ने रविवार को एक नए बिल की जानकारी दी है। इस बीच इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल फ्रांस ने कट्टर इस्लाम के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। फ्रांस के गृह मंत्री एक अखबार को कहा है कि अलगाववाद को रोकने के लिए एक नए बिल का ऐलान लाने जा रहे हैं। डारमैनिन ने कहा है कि अगर कोई विपरीत लिंग के डॉक्टर से इलाज कराने से इनकार करता है तो उसे फ्रांस में 5 साल की जेल हो सकती है और 75,000 यूरो का जुर्माना भरना पड़ सकता है। डारमैनिन ने कहा है कि नियम सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालने और डालने वाले किसी भी शख्स पर लागू होगा। इसके साथ ही महिला टीचर्स पे पढ़ने वाले इनकार जो करता है उसे भी सज़ा मिलेगी। इसके साथ ही इस्लामिक देशों के इस्लामिक मुसलमानों के खिलाफ भी कई कानून बनाए गए हैं। धर्म के आधार पर आपको बता दें कि जिस तरीके से कट्टरता फैल रही है उसके खिलाफ धर्म के आधार पर अगर कुछ भी होता है तो उसे सहन करना पड़ेगा। यानी धर्म के आधार पर कट्टरता नहीं चलेगी। अलगाववाद और खास करके इस कट्टरता को खत्म करने के लिए कई कानून बनाया गया है जो इस्लाम के खिलाफ बताया जा रहा है। दरअसल मैक्रो ने कुछ दिन पहले कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में संकट में है और इस बयान को लेकर इस्लामिक दुनिया ने विवादित माना था इस बयान को, जिसके बाद हमले के बाद और उग्रता के तरीके से फ्रांस काम कर रहा है। हालांकि आपको बता दें इस्लामिक देश में भी कल बड़ा एयर स्ट्राइक फ्रांस ने किया था। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। पीओके गिलगित बल्टिस्तान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऐलान के बाद गिलगित बल्टिस्तान के लोग भी हुए क्रांतिकारी। इमरान सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पाकिस्तान की सेनाओं के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो चुके हैं तेज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को गिलगित बल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा कर दी। इमरान खान के ऐलान के 24 घंटे के अंदर ही भारत ने 2 बार पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी जारी कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ललकारते हुए ट्वीट किया कि गिलगित बल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जो किया है, पाकिस्तान अब गिलगित बल्टिस्तान को राज्य बनाने जा रहा है। इस फैसले पर हमारी सरकार ने 2 शब्दों में कहा है कि पीओके को लेकर गिलगित बल्टिस्तान तक भारत का अभिन्न अंग है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान समेत इन भारतीय इलाकों में अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के अत्याचार का भी मुद्दा उठाया है। दरअसल जैसे ही राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के अत्याचार का मुद्दा उठाया, उसके बाद गिलगित और बल्टिस्तान के लोग भी क्रांतिकारी हो गए और गिलगित बल्टिस्तान के लोगों ने भी जमकर प्रदर्शन किया, खास करके इमरान सरकार के इस तानाशाही रवैये के बारे में।
इस बीच आपको बता दें कि पहले तो चुनाव के खिलाफ ही प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से उन्होंने अस्थायी प्रांत बना दिया है, इसके बाद अब और प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इधर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहीं ना कहीं एक तरीके की गिलगित और बल्टिस्तान को लेकर ये बयान है, गिलगित बल्टिस्तान के लोगों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है, और यही कारण है कि अब वो भारत में मिलने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। अगर युद्ध हुआ, अगर पीओके पर सेनाएं कब्जा करने की कोशिश की, तो 100% में 100% गिलगित बल्टिस्तान की जनता भारतीय सेनाओं का साथ देंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। अब चीन ने दिखाया, मैं पैगंबर मोहम्मद साहब को बताया आतंकी। जी हाँ, पाकिस्तान ही नहीं, ना तो तुर्की, ना ही तमाम इस्लामिक देश, वो कट्टरपंथी चरमपंथी, किसी ने अब इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सबके मुंह पे लग गया ताला। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर पाकिस्तान ने आपको बता दे कड़ा विरोध दर्ज कराया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन के सरकारी टेलीविजन पर पैगंबर मोहम्मद हजरत को आतंकी बताया गया और आतंकियों की तरह उनकी तस्वीर दिखाई गई। आपत्तिजनक तस्वीर थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मुस्लिम देश चीन के खिलाफ नहीं बोला। दरअसल चीन के सरकारी चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद की एक विवादित कैरिकेचर जारी किया था, जिसमें एक आतंकी के लहजे में नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि वीगर एक्टिविज्म अरसलान हिदाल ने भी चाइनीज टीवी सीरीज की एक क्लिप ट्वीट किए थे। इसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके आज देखिए किस तरीके से चाइना मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ जहर उगल रहा है, इसके बावजूद दुनिया की कोई ताकत, इस्लामिक ताकत चीन के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर रहा है, चीन के खिलाफ बोलने की दम नहीं है। जबकि फ्रांस हो या फिर तमाम ऐसे देश जहां पे एक तरीके का धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने लिखने पढ़ने के, उन देशों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो अब पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि तुर्की और ईरान समेत तमाम उन इस्लामिक देशों की पोल खुल चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन पर LAC पर भारतीय सेनाओं को चीन के खिलाफ बड़ी बढ़त हासिल है। अमेरिका से आए कपड़े, ठंड के कपड़ों को दिया गया भारतीय सेनाओं को LAC पर है तैनात। जी हाँ, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय सैनिकों के लिए अमेरिका से विशेष कपड़ों की पहली खेप आ चुकी है। ये कपड़े भीषण ठंड में भी भारतीय सैनिकों के सीमा पर बिना मुश्किल तैनात रहने में मदद करेंगे। गौरतलब है कि चीन से विवाद अभी सुलझता नहीं दिख रहा है और लद्दाख में भारतीय सैनिकों को लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। ऐसे में भारत भी अपने सैनिकों को सीमा पर बनाए रखने के लिए समुचित व्यवस्था कर रहा है। समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भीषण ठंड के लिए अमेरिका की तरफ से विशेष कपड़ों की पहली खेप भारत आ चुकी है और लद्दाख की सीमा पर भारतीय जवान इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 12 वेबसाइट को कर दिया ब्लॉक, आतंकी गतिविधियों को दे रहा है बढ़ावा। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को सख्ती के साथ लागू करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 12 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस बीच इन प्रतिबंधित दर्जन भर वेबसाइटों में से कुछ सीधे तौर पर गैर कानूनी संगठन लीगल ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस की ओर से संचालित की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि इन वेबसाइटों पर खालिस्तान समर्थक सामग्री मौजूद थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट की धारा 69A के तहत इन 12 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। भारत में साइबर स्पेस की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की नोडल अथॉरिटी के तौर पर काम करता है। सूत्रों के मुताबिक वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित वेबसाइटों को एक्सेस करने की स्क्रीन पर सूचना आती है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल ब्रिटिश अखबार का दावा, चीन ने हड़प ली नेपाल की 150 एकड़ जमीन। जी हाँ, लेकिन नेपाल चूं से फूं तक नहीं किया। बीजिंग का बड़ा बयान। दरअसल ब्रिटेन की एक प्रमुख अखबार ने दावा किया कि फिलहाल चीन ने नेपाल के 150 हेक्टेयर से अधिक जमीन हड़प ली है। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने फिलहाल मंगलवार को कहा है कि ब्रिटेन अफवाह न फैलाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन की प्रतिक्रिया ने द टेलीग्राफ अखबार की खबर आई है, जिसमें नेपाल के राजनेताओं के हवाले से खबर प्रकाशित की गई थी कि चीन ने सीमा के पास 5 क्षेत्रों में 150 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और उसने पूर्ववर्तीय डूब क्षेत्र पर दावे के लिए एक नदी के बहाव की दिशा को भी बदल दिया है। खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए वांग ने कहा है कि मैं बताना चाहता हूँ कि खबर पूरी तरीके से बेबुनियाद अफवाह है। जब वांग से इस बारे में साक्ष्यों के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा है कि जब ये अफवाह
जब ये अफवाह है तो इस खबर को जारी करने वालों को पहले सबूत पेश करने चाहिए। अब ये सबूत मांग रहा है, जबकि नेपाल के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 150 हेक्टेयर पर ज़मीन कब्जा हुआ है, लेकिन नेपाल की जो पीएम है वोली, उसकी बोली अभी भी शांत है। हम चलते अगली अपडेट। कश्मीरियों पर कानून थोपे जा रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार फिर से उकसावे वाला बयान दिया है महबूबा मुफ्ती ने। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता व देशद्रोही महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरियों पर कानून थोपे जा रहे हैं, हम मानने वाले नहीं हैं, खून की नदियां बह जाएंगी। इस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से युवाओं को भटकाने की कोशिश की है। युवाओं को एक बार फिर से उन्होंने जम्मू कश्मीर में सेना के खिलाफ भड़काया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि फिलहाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ये झंडा, चाहे किसी भी कीमत पर। झंडे को लेकर आपको बता दें, इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती लगातार बयान देती आई हैं और उसके खिलाफ, उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी होता रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से इस बात को किया है, उनके खिलाफ देश भर में जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। तो लोगों का मानना है कि सरकार तत्काल इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसे देशद्रोहियों को देश में रहने की कोई जगह नहीं है। महबूबा मुफ्ती जैसी देशद्रोही को अब जो जम्मू कश्मीर की शांति नहीं देखना चाहती हैं, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, 7 महीनों बाद फतह के लिए तैयार हिमालय की पहाड़ियां, नेपाल सरकार ने हटा दी फिलहाल पाबंदियां। दरअसल नेपाल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाई गई पर्वतारोहण पर रोक लगाने को अब हटा दिया है, जिसके बाद पर्वतारोही अब फिर हिमालय समेत देश में स्थित अन्य पर्वत चोटियों पर विजय पताका फहराने का अभियान शुरू कर सकते हैं। तो विदेशी पर्यटन नेपाल की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत होता है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल उत्तराखंड में फ्रांस के राष्ट्रपति की विशेष समुदाय विशेष को लेकर की गई टिप्पणी के बाद पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। कहा, अगर किसी ने सड़क पर उतरने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। दरअसल फ्रांस के आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की समुदाय विशेष को लेकर की गई टिप्पणी के बाद गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र के गाइडलाइन जारी करने के बाद उत्तराखंड पुलिस के डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने सुरक्षा हाई अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि फिलहाल जिस तरीके से छिटपुट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको तत्काल रोका जाए, यानी इस तरीके के प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये गलत मैसेज फ्रांस तक जाएगा। ऐसे में इस तरीके के प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इसको देखते हुए तमाम राज्य सरकारों ने फिलहाल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सड़कों पर चौकन्ना कर दिया है, ताकि दोबारा इस तरीके के प्रोटेस्ट ना हो सकें। हम चलते हैं अगली अपडेट। योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, 2 सीनियर आईएएस अफसरों पर गिरी गाजियां। दरअसल आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी रखा है। इसी क्रम में मंगलवार को 2 आईएएस अफसर पर गाज गिर गई है। सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद राजस्व परिषद से सीनियर आईएएस गुरदीप सिंह और राजीव शर्मा को हटा दिया गया है। दोनों प्रतिरक्षित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अब 4 डीएम सहित 6 आईएएस निलंबित कर चुकी है सरकार। दरअसल आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे फिर वो आईएएस हो या फिर छोटे लेवल का अधिकारी, सबको बर्खास्त किया जाएगा अगर करप्शन का कोई भी चार्जेस मिला तो। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बाजारों में भीड़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त फरमान। कहा, ग्राहकों व दुकानदारों का मास्क पहनना सुनिश्चित कराएं। जी हाँ, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कई तरीके के पर्व और त्यौहार हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में बाजारों से दुकानदारों व ग्राहक दोनों का मास्क पहनना सुनिश्चित कराएं, जिसमें भीड़ में कोई भी व्यक्ति कोरोना कैरियर न बनने पाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में ऑनलाइन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना आवश्यक है। उन्होंने दुकानों में सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल मथुरा में गोवर्धन ईदगाह मस्जिद में 4 हिंदू युवकों ने पढ़ी हनुमान चालीसा, शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार। जी हाँ,
दरअसल यूपी के मथुरा में नंद बाबा के मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद अब हिंदू युवकों ने गोवर्धन की ईदगाह मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ी थी। पुलिस ने चारों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले युवकों के नाम में सौरभ लंबरदार, राघव, कान्हा, कृष्णा शामिल हैं और ये सभी गोवर्धन इलाकों में ही रहते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि युवाओं ने उन चारों लोगों का कहना है कि फिलहाल हमने मस्जिद में हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ी थी क्योंकि हम भाईचारा बढ़ाना चाहते थे। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से उस जिहादी को गिरफ्तार किया था जिसने मंदिर में नमाज पढ़ी थी, तो उसको जब गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि बस हम भाईचारा बढ़ाना चाहते थे और इसी के जवाब में इन हिंदू भाइयों ने भी मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़कर यह स्पष्ट कर दिया कि हम भी भाईचारा ही बढ़ाना चाहते थे। चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी भी गुज्जर मूवमेंट पटरियों पर डटे हैं गुज्जर। कैंसिल करने के बजाय रेलवे ने बदल दिया 10 ट्रेनों का रास्ता। जी हाँ, दरअसल राजस्थान में गुज्जर तीसरे दिन भी लगातार पटरियों पर हैं। मामला लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका सीधा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ता चला जा रहा है। दरअसल 3 नवंबर की दोपहर तक NWRA की 10 रेलवे की संचालन पर इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन आपको बता दें, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार लगातार मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, अशोक गहलोत सरकार अब गुज्जर बस्तर गुज्जर में फंस गई है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में फिलहाल कल लगभग 56% हुआ मतदान। युवाओं ने भी किया भयंकर वोटिंग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में कल दूसरे चरण के वोटिंग में लगभग 55 से 56% वोटिंग हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में इस बार एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार काफ़ी ज़्यादा फंसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ रैलियों के बाद फिलहाल जनता को अपने पक्ष में कर लिया गया और यही कारण है कि एनडीए को अब इससे फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि इस बार 56% के करीब दूसरे चरण में मतदान हुआ है। ऐसे में 94 विधानसभा सीटों में दूसरे चरण में माना जा रहा है कि बीजेपी को फिलहाल 55 से 60 सीटें, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी यानी एनडीए को 55 से 60 सीटें मिलती हुई इन 94 सीटों में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते अगली खबर लेते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाया सवाल, बोले चिप से हो सकती है। जी हाँ, एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया है ईवीएम के मुद्दे पर। यह बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बाद फिर आपको बता दें कि हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि फिलहाल ईवीएम अब एक बार फिर से विपक्ष रोना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया, उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम हैक होने की आशंका जताई। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के जरिए लिखा, ईवीएम में चिप है इसलिए वो हैक हो सकती है। यहाँ यही वजह है कि वो विकसित देश ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं। अब इसके बाद जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर में लिखा कि दिग्गी राजा, बिहार चुनाव का परिणाम आया नहीं और अभी से ईवीएम का रोना शुरू कर दिए। बिहार चुनाव पहले ये तय कर लीजिए कि आपके अपने युवराज और बिहार वाले युवराज को इटली भेजना है या पाकिस्तान, क्योंकि बिहार में आपके गठबंधन की हार तय है। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के खिलाफ तेजस्वी तेज प्रताप का नामांकन हो सकता है रद्द। जी, दरअसल जेडीयू ने ईसी से की है शिकायत। बड़ी खबर, लगाया बड़ा आरोप। दरअसल जदयू ने राज्य निर्वाचन आयोग से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू उर्फ कान्हा उर्फ लालू यादव का पुत्र के खिलाफ मंगलवार को शिकायत दर्ज की गई है। सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के नेतृत्व में जदयू का प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला और एक ज्ञापन उन्हें सौंपा गया है। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को दिए ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव क्षेत्र 128 राघोपुर में 140 हसनपुर से क्रमशः उम्मीदवार तेजस्वी यादव तेज प्रताप ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति को छिपाया है। इसको लेकर दस्तावेज भी जदयू में सौंपा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार ने मांग की है कि फिलहाल तेजस्वी यादव तेज प्रताप द्वारा दिए गए हलफनामे की जाँच की जाए और लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 123
2 के तहत कार्रवाई की जाए और इनकी तत्काल सदस्यता निरस्त की जाए, इनका नामांकन रद्द किया जाए। ये बड़ी खबर, फंस सकते हैं ये 2 के दोनों भाई पूरी तरीके से, इस बार लालू के लाल फंस सकते हैं। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल नीतीश कुमार की रैली में फेंके गए प्याज, तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा फेंको फेंको और फेंको, लेकिन इस बार फिर से सरकार बनाएंगे। ये चंद लोग जो प्याज फेंक रहे हैं ये भाड़े पर बिके हुए तेजस्वी के गुंडे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, लगातार विपक्ष खास करके तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कुछ नेता लगातार एक सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार की रैलियों में हंगामा करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि चंद रुपए की दारू देकर, दारू पे खरीद करके उनको हंगामा कराते हैं, जिसमें नीतीश कुमार ने इस बार बड़ा हमला बोला है। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।